हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार डीआरडी क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में, ठीक है ना। तो देखो, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम, नॉट लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हम इससे पहले पढ़ चुके हैं न्यूटन्स लॉ में। आज हम लोग बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इट इज, ठीक है ना, इट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ना, लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंट, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब भी हम लोग मोमेंट लेते हैं तो उस, जैसे मान लो हम लोग पिछले क्लास में टॉर्क पढ़ा था और टॉर्क के बारे में हमने बताया था कि इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना। हमने बताया था इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। तो हमने फोर्स में क्या किया था, एक पोजीशन से मल्टीप्लाई किया था। यहां भी क्या है कि यह जो है, यह मोमेंट है लीनियर मोमेंटम का, तो हमको पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, लीनियर मोमेंटम से। और लीनियर मोमेंटम पिछले क्लास में हम पढ़े हैं, P इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, P इक्वल टू m इंटू v। यानी क्लियर है कि यदि आपके पास P है ना, या फिर कहें यदि P है, आपके पास एंगुलर मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, तो उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करके। जैसे देखो, अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे L इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम को अपन L से डिनोट करेंगे, तो R इंटू पी, नहीं आएगा, आर पी क्या है, P जो है लीनियर मोमेंटम, है ना। वेयर मोमेंट जब भी लिखना हो तो क्या करते हैं, पोजीशन से हम लोग को उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है जिसका मोमेंट ले रहे हैं। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ले रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम को हम लोग पोजीशन से मल्टीप्लाई करते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं वेयर P इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम, है ना, और इसका वैल्यू हमें पता है क्या होता है, m इंटू वी। तो ये हमारे पास आ गया। इसको अपन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो लिख सकते हैं R क्रॉस P, ऐसे लिख सकते हैं ना, R क्रॉस P, ठीक है। इसको बोलते हैं, यह जो होगा एक्सियल वेक्टर होता है, क्या होता है, एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर होगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, और ना L इज इक्वल टू R, है ना, और P को लिख सकते हैं m इंटू वी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। R और P का वैल्यू हमने रख लिया, P का वैल्यू होता है m इंटू वी, ठीक है ना। इसको थोड़ा से लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m इंटू वी, ठीक है भाई। तो हमारे पास आ गया एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू R इंटू m इंटू वी, ठीक है। अब यहाँ जो R है ना, वह R जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L इक्वल टू एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, R परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा लिखें, कैसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर को डिफाइन कर लें, R परपेंडिकुलर को, वेयर R परपेंडिकुलर इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ठीक है ना, टू दी पॉइंट लाइन ऑफ वेलोसिटी, टू दी लाइन ऑफ वेलोसिटी हम लिख लेते हैं इसको, है ना, टू दी लाइन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, लाइन ऑफ वेलोसिटी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो लाइन ऑफ वेलोसिटी हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन में, लाइन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है और कैसे उसको हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां से कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं। अभी हम लोग ये समझ गए कि L इक्वल टू R क्रॉस P भी लिख सकते हैं या L इक्वल टू R M भी लिख सकते हैं ना। अब हमने बात किया फर्स्ट में फॉर पॉइंट मास, है ना। पॉइंट मास के लिए यदि हम निकालें तो देखो क्या आता है, बहुत सिंपल है कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है और वो कुछ जो है इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहा है, जिसका मास m है, और यहाँ जो है वेलोसिटी इसका, ठीक है ना, इसका जो वेलोसिटी है v, ऐसे, और ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के लॉन्ग। इस केस में हमारे पास जो आएगा L इज इक्वल टू, और R परपेंडिकुलर है, R परपेंडिकुलर, तो हमारे पास आएगा एम भी इंटू आर परपेंडिकुलर,
किया जाए, ठीक है ना, एम भी इंटू आर परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे एक सिंगल पॉइंट के लिए, सिंगल पॉइंट मास है और इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है, जैसे सिंगल पॉइंट मास एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेगा तो एल का वैल्यू आएगा एम भी इंटू आर परपेंडिकुलर। चलो अब हम लोग बात करते हैं ना, अब हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट में, तो हमारे पास नेक्स्ट है, हमने लिखा है फॉर एन मास सिस्टम। एन मास सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या है कि यहाँ एक मास है m1, है ना, और ये कुछ v1 वेलोसिटी से ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, और यहाँ जो है इसका वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग क्या है v। उसी तरह हम यहाँ बात कर रहे हैं m2, है ना, और उसी तरह हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है ना, m3, है ना, और उसी तरह से हम लोग n के लिए ले लें तो mn, है ना, vn, v1 v2 v3 vn, है ना, और यहाँ से जो डिस्टेंस है r1 और इसके लिए क्या है r2 और इसके लिए क्या है r3 और इसके लिए क्या है rn, ठीक है। अब इसके लिए हमको निकालना है एंगुलर मोमेंटम, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे L इजिकल टू L1 फर्स्ट के लिए, दूसरे के लिए L2, तीसरे के लिए L3, ऐसे करके क्या आ जाएगा LA। इसको लिख सकते हैं M, ठीक है ना, और ये हम लिख सकते हैं M V1 I इंटू R1, M भी R1, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया R1, और प्लस दूसरे के लिए हो जाएगा M1 है तो M1, और M2 V2 R2, उसी तरह थर्ड के लिए हो जाएगा M3 V3 R3, और उसी तरह हमारे पास N के लिए जो आएगा उसको अपन क्या लिख सकते हैं समझना, उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, Mn Vn I इंटू Rn। अब देखो वो सिंपल है, यहाँ V को लिख सकते हैं अपन, देखो V को लिख सकते हैं V इक्वल टू होता है R इंटू ओमेगा, रिलेशन होता है। हम यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं M1 I इंटू V1 की जगह R1 ओमेगा 1, है ना, R1 ओमेगा 1 I इंटू R1, प्लस उसी तरह इसके लिए लिख लेंगे M2 और V2 की जगह लिख लेंगे R2 ओमेगा 2 I इंटू R2, और ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं Mn के लिए Mn और Vn की जगह ओमेगा n Rn I इंटू Rn, ऐसे करके लिख, है ना। अब हमारे पास देखो क्या आता है समझना, ऐसा करेंगे R1 को R1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिख सकते हैं M1 ओमेगा 1, M1 ओमेगा 1 R1 का स्क्वायर, है ना, प्लस यहाँ लिख सकते हैं M2, है ना, M2 ओमेगा 2 R2 का स्क्वायर, प्लस Mn ओमेगा n Rn का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जो ओमेगा है, यहाँ देखो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, एक्चुअली ये ओमेगा वेलोसिटी से ही मूव कर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा इसमें सभी के लिए सेम हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं M1 ओमेगा R1 स्क्वायर प्लस M2 ओमेगा R2 स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस Mn ओमेगा Rn का स्क्वायर, है ना। हालांकि हमने देखो यहाँ L1 रखा था तो V1 R1 ले लिया, और यहाँ V1 की वजह से ओमेगा 1 R1 लिए हैं, V2 की जगह से V2 की वजह से 2 यहाँ था तो ओमेगा 2 R2 लिए, और यहाँ n था तो ओमेगा n Rn लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि सभी पार्टिकल एक ही एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है ओमेगा, तो ओमेगा 1 की जगह भी ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा 2 की जगह भी ओमेगा होगा, ओमेगा n की जगह भी ओमेगा हो जाएगा, क्लियर है। अब हम लोग ऐसा करेंगे कि ओमेगा तो सभी में है तो एक कॉमन हो जाएगा, है ना, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओमेगा सभी में है तो कॉमन हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, है ना, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है ओमेगा कॉमन हो जाएगा, तो क्या आता है देखो, ओमेगा यदि कॉमन हो जाए तो हमारे पास आएगा M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, और उसी तरह Mn Rn का स्क्वायर, है ना। तो अब हमारे पास आ जाएगा ओमेगा, इसको लिख सकते हैं I1, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी तरह इसको लिख सकते हैं I2, इसको क्या लिख सकते हैं In, ना। अभी सबका सम यदि हम I मान लें तो हो जाएगा I ओमेगा, ठीक है। तो L का वैल्यू I ओमेगा भी आएगा, वेयर I इज इक्वल टू I1 प्लस
I2 प्लस I, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर पार्टिकल यहाँ देखो, हमने यहाँ दिखा रहे हैं, फिगर में दिखाओ, देखो यदि पार्टिकल m1 ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, उसी तरह m2 भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, m3 भी इस एक्सिस के अलॉन्ग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, सिमिलरली mn भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ना। जैसे यहाँ देखो, यहाँ जो है m1 रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, और ये जो रोटेशन मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा, उसी तरह दूसरे पार्टिकल के लिए भी क्या है ओमेगा, तीसरे इसी तरह n पार्टिकल के लिए क्या है ओमेगा। तो इस केस में ये रिलेशन तो आएगा ही आएगा, साथ ही हमको ध्यान रखना है कि एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू i ओमेगा भी होगा, है ना। i जो है क्या है, सम ऑफ i1 i2 i3, इसको हम लोग कह सकते हैं कि सभी पार्टिकल के, है ना, सभी पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सबका सम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट के लिए i1, सेकंड के लिए i2 और n के लिए i, ये सबका सम है, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट में अगर हम बात करें, ठीक है, पार्ट थर्ड में पार्टिकल रोटेट, ठीक है ना, पार्टिकल रोटेट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यदि पार्टिकल रोटेट कर रहा है तब क्या एंगुलर मोमेंटम आएगा हमारे पास, उसके लिए हम लोग बात कर ले, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ हम लिखते हैं कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है, और यहाँ कोई पार्टिकल है ऐसे, और इस पर जो है यहाँ हम लिखे तो यहाँ P इजिकल टू, है ना, PXI प्लस PYJ प्लस PZK, ऐसे कुछ दे रखा है ना, ऐसे कुछ दे रखा है। ये क्या है, ये जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है जेड एक्सिस, तीनों में हमको लीनियर मोमेंटम दिया है ना। और ये जो है ओरिजिन, यहाँ ओरिजिन मान ले हम लोग, तो ओरिजिन के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है, और ये इसका जो पोजीशन है, इसको हम लोग कुछ पोजीशन यहाँ, ठीक है, ये जो पोजीशन ये P है और ये है X Y और Z, इस तरह का पोजीशन दिया हुआ है X Y Z, और ये जो रोटेट कर रहा है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कर रहा है, मतलब हमारा जो एक्सिस है ये ओरिजिन पर। तो अगर पिछले क्लास में हमने ऐसा क्वेश्चन, ऐसा सिचुएशन टॉर्क के लिए भी बताया था, सिमिलर सिचुएशन यहाँ एंगुलर मोमेंटम के लिए होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लें। तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हमने बताया है कि जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ जो रोटेट कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो उसको अपन माइनस कर लेते हैं। जिसके रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा होता है उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे x माइनस जीरो, क्या लिखेंगे, x माइनस जीरो इंटू आई प्लस y माइनस जीरो इंटू जे प्लस z माइनस जीरो इंटू के। आ गया। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं आर क्रॉस पी से, है ना, आर क्रॉस पी से। तो आर क्रॉस पी से निकालेंगे तो क्या रिजल्ट आता है भाई, तो आ सकता है एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड के, है ना, एल जेड के। तो हमें यहाँ लिखना होगा एल जेड के, ठीक है। यानी कि अगर हम आर क्रॉस पी करेंगे, आर हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है और पी हमको क्वेश्चन में दे रखा है, तो आर क्रॉस पी यदि हम करते हैं तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम जो आएगा एक्स डायरेक्शन में आएगा एल एक्स, वाई डायरेक्शन में आएगा एल वाई और जेड डायरेक्शन में आएगा एल जेड। तो अब हम लोग डायरेक्टली एल एक्स निकाल सकते हैं, या तो आप ऐसा कर लो एल एक्स निकालने के लिए कि यहाँ जो है जैसे हमने डिटर्मिनेंट मेथड से कर सकते हैं कि आर का पोजीशन का वैल्यू, आर का वैल्यू रख ले, आई जे का कोफिशिएंट, आई जे और के का कोफिशिएंट,
और फिर जो है हमको जो लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है, ठीक है ना, तो लीनियर मोमेंटम का आई, जे और के का कोफिशिएंट रख के फिर सॉल्व कर ले। एक तो ये तरीका हो सकता है डिटर्मिनेंट मेथड से, जैसे हम लोग वेक्टर में क्या करते थे। दूसरा तरीका हमने टॉर्क में जो बताया था उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और ये बहुत सिंपल है। हम यहाँ x है तो लिख सकते हैं y, है ना, y लिख सकते हैं y इंटू, है ना, पी जेड माइनस, है ना, z इंटू पी एक्स। इसको हम लोग अच्छे से लिखेंगे थोड़ा, यहाँ हम लिखेंगे समझना, lx इजिकल टू y पी जेड ना, पी जेड माइनस y इंटू पी जेड और माइनस z इंटू पी वाई। क्लियर है। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एल वाई लिख सकते हैं, एल वाई लिख सकते हैं जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ठीक है ना। उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं एल जेड लिख सकते हैं एक्स, है ना, एक्स एक्स पी, एल जेड हम लिखेंगे एक्स पी वाई, है ना, और माइनस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ देखो बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो जैसे यहाँ x हमने लिया तो x के बाद y कैसे याद रखना है, हमने क्या करना, x के बाद y कोऑर्डिनेट आता है तो y जब लेंगे तो जो लीनियर मोमेंटम लेंगे वह क्या लेंगे, z, और yz जब आएगा तो फिर कोऑर्डिनेट इसके अपोजिट कर दो, यहाँ y था तो यहाँ z और यहाँ pz था तो py, ठीक है ना। चलो अब उसी तरह से यदि हमको ly लिखना है, ठीक है ना, तो y के बाद z कोऑर्डिनेट आता है z, और z हमको पता है तो हम क्या करेंगे z px और माइनस x pz, ऐसे कर लेंगे। सिमिलरली lz लिखना हो तो x py माइनस y px। इस तरह से हम लोग डायरेक्टली यहाँ px py pz हमें पता है और x y z भी हमें पता है, यहाँ वैल्यू पुट करके हम lx ly lz कैलकुलेट कर लेंगे और उसका वैल्यू इस इक्वेशन में रख लेंगे तो हमको यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से हमको पता हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे, बड़ा सिंपल है, यहाँ तक तो चीजें सबको समझ में आई होगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन से इसका एप्लीकेशन सीखेंगे कि कैसे इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और कैसे सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास है एक पार्टिकल मास m है, मूव विथ वेलोसिटी u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इफ इट विल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, y इक्वल टू x और 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। इस तरह का सिचुएशन हमको दिया हुआ है। 4 क्वेश्चंस हो गए, हम लोग इसको देखते हैं। बहुत सिंपल है। देखो अगर हम बात करें यहाँ तो x एक्सिस और ये क्या है, ये है y एक्सिस। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये रोटेट कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये मूव जो कर रहा है या किसके अलोंग मूव कर रहा है, तो पहला लाइन है x इक्वल टू a। तो भाई x इक्वल टू a कौन सा लाइन होगा, तो x इक्वल टू a तो यही कहीं लाइन होगा, ठीक है ना। ये लाइन होगा x इक्वल टू a ना, और ये डिस्टेंस भी यहाँ से x इक्वल टू a ही होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है x इक्वल टू a पर, तो अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम। ये फर्स्ट पार्ट हम लोग बात कर रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें फार्मूला पता है क्या, बिल्कुल पता है। बताओ एंगुलर मोमेंटम जो होगा वह होगा L इजिकल टू m इंटू v और r परपेंडिकुलर। क्लियर है। तो मास तो पार्टिकल का m है, चलो बहुत बढ़िया, m हमने रख लिया, और पार्टिकल का जो वेलोसिटी दिया हुआ है वह है u, तो यहाँ u रख लिए। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि हमने कहा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लेना है वह क्या लेना है, एक्सिस से, क्या लेना, एक्सिस से जो लाइन ऑफ वेलोसिटी है। तो ये तो हमारा एक्सिस हो गया, और एक्सिस से लाइन ऑफ वेलोसिटी, लाइन ऑफ वेलोसिटी का मतलब वह लाइन जिस पर पार्टिकल का वेलोसिटी हो, या फिर कह सकते हैं कि वह लाइन जिस पर पार्टिकल मूव कर रहा हो। तो x इक्वल टू a मतलब इस लाइन पर पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये लाइन ऑफ वेलोसिटी हो गया। ये लाइन ऑफ वेलोसिटी कहलाएगा।
और एक्सिस से लाइन ऑफ वेलोसिटी का डिस्टेंस दिख रहा है ए है, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ए, तो एम यू ए आ गया। अब यदि हम डायरेक्शन की बात करें, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो कि यहां से ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने क्या करना है, यहां से आप डंडा रख दो ऐसे, है ना, यहां से डंडा रख दो। अब इधर से पार्टिकल आएगा, ध्यान देना डायरेक्शन के लिए कि यहां हमने डंडा ऐसे रख दिया, पेन को हमने रख दिया, डंडा मान लिया ऐसे रख दिया। अब जो पार्टिकल आएगा वह इस लाइन पर आएगा, तो एक इधर घुमाएगा, इसको ले जाएगा ऐसे, है ना, देख रहे हो, इसको ऐसे ले जाएगा, क्यों, इधर से आएगा, इसको इधर वेलोसिटी, इसको इधर फोर्स लगाएगा, इधर मूव कराएगा, इधर धक्का मारेगा ना भाई, देख लो, डंडा रख दिया, वेलोसिटी पार्टिकल का वेलोसिटी, पार्टिकल अपने वेलोसिटी से आता है इस लाइन पर, इसको इस डायरेक्शन मूव कराएगा। तो ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन मूव करने का मतलब अपने उंगली को ऐसे कर्ल करो, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था ऐसे, यानी आउटवर्ड आ रहा है, तो हो जाएगा के प्लस के, ठीक है ना। तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ऐसे रख लिया और ऐसे वेलोसिटी आया, ऐसे लगाया, यानी ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट करेगा तो आउटवर्ड, तो के आ गया। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट केस में x इजिकल टू ए पर जब पार्टिकल मूव कर रहा होता है, उस केस में हमने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया एम यू ए, और के यहाँ डायरेक्शन को डिनोट करेगा, यानी आउटवर्ड होगा। याद रखो कि यह जो है एक्सियल वेक्टर है, तो हमेशा एक्सिस कहलाऊंगा। अब एक्सिस किधर होगा, ध्यान रखना, एक्सिस हमेशा जिस प्लेन में पार्टिकल होगा उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लो ये बोर्ड है और इस बोर्ड पर पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हमारा जो एक्सिस होगा, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम का जो एक्सिस लेंगे हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी बोर्ड के परपेंडिकुलर, यानी बाहर की तरफ हो सकता है या फिर अंदर की तरफ हो सकता है, लेकिन हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही होगा, इसको ध्यान रखना है भाई। तो ये हमारा रिजल्ट सबको समझ में आया होगा कि x इजिकल टू ए का क्या रिजल्ट आया। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है y इजिकल टू बी, तो y इजिकल टू बी पर देख लेते हैं भाई। तो y इजिकल टू बी की बात करें तो यहाँ देखो सेकंड में हम लोग बात करें y इजिकल टू बी के लिए, तो x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है ना, और y इजिकल टू बी, y इजिकल टू बी का मतलब क्या हुआ समझना, y इजिकल टू बी तो ये हो गया ना, y इजिकल टू बी, यहाँ हो गया y इजिकल टू बी, है ना, ये हो गया y इक्वल टू बी, ये जो हो गया लाइन y इक्वल टू बी, और ये डिस्टेंस भी हो गया, है ना। एक्सिस तो भाई यहाँ है, पार्टिकल इस पर मूव कर रहा है u वेलोसिटी से, है ना, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब हमारे पास आएगा l इजिकल टू मास m और वेलोसिटी है इसका u, है ना। अब हमको देखना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमने बताया है एक्सिस से लाइन ऑफ वेलोसिटी के बीच का डिस्टेंस लेंगे, तो इस पार्टिकल इस लाइन पर मूव कर रहा है, तो लाइन ऑफ वेलोसिटी तो यही लाइन होगा ना, तो ये एक्सिस से देख रहे हो ना, एक्सिस से इसके बीच का डिस्टेंस क्या दिख रहा है, b, तो हो जाएगा एम यू इंटू बी, ठीक है भाई, एम यू इंटू बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया एम यू इंटू बी। अब देखो, अब क्वेश्चन ये है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये जो है ना ऐसे मूव कर रहा है ना, तो अब क्या करेंगे, इस डंडा को ओरिजिन से ऐसे रख दिया, चलो भाई रख दिया। अब इधर से वेलोसिटी आ रहा है, इधर से पार्टिकल आ रहा है ना, इधर से पार्टिकल आ रहा है, तो इसको किधर मूव कराएगा, ऐसे रखे तो ये ऐसे मूव कराएगा, ऐसे ना, इधर से जाएगा ऐसे, इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे है तो ऐसे फोर्स लगाएगा, ध्यान रखना, ऐसे है तो ऐसे फोर्स लगाएगा, यानी ये ऐसे मूव करेगा, देख रहे हो, ऐसे मूव करना शुरू करेगा। तो ऐसे मूव का मतलब अपने देखो उंगली को जिस डायरेक्शन में या इस डंडा पर फोर्स लगाना, ऐसे जिधर मूव कराया ऐसे कर सकते हैं, इस डंडा को जिधर मूव कराया उसी डायरेक्शन में उंगली को आप कर्ल करो। तो ऐसे कर्ल किया तो ये जो हमारा थंब है ना, ये कहीं इनवर्ड आ रहा है, इनवर्ड का मतलब माइनस के, तो हो जाएगा माइनस के, है ना, तो ये हो गया इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया, क्लियर है। सेकंड के लिए अब देखो थर्ड में क्या है, देख लेते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या है समझना, थर्ड में है y इक्वल टू एक्स, थर्ड में हमारे पास है भाई समझना, थर्ड का सोल्यूशन क्या आता है समझना, थर्ड का सोल्यूशन है कि अगर हमारे पास x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है ना, और ये हमारा y इक्वल टू x पर पार्टिकल मूव कर रहा है ना, y इक्वल टू x पर पार्टिकल मूव कर रहा है, y इक्वल टू x का तो यही ग्राफ आएगा ना, जो ओरिजिन से पास करेगा, स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से पास करेगा, तो y इक्वल टू एक्स का यही ग्राफ होता है और इसी पर पार्टिकल मूव कर रहा है।
अब हमको ये बताओ आप कि इसका एक्सिस कहाँ है। एक्सिस तो ओरिजिन पर है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, एक्सिस यहाँ है। तो लाइन ऑफ वेलोसिटी कहां से पास कर रहा है बोलो। लाइन ऑफ वेलोसिटी पास कर रहा है और वह पास कर रहा है एक्सिस से। तो याद रखो कि जब भी लाइन ऑफ वेलोसिटी एक्सिस से पास करेगा उस केस में एंगुलर मोमेंटम हमेशा जीरो होगा। तो इस केस में तो एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ जीरो होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा। ऐसे याद रखो आप कि जैसे हमने टॉर्क में बताया था, टॉर्क में क्या बताया था कि यदि कोई भी फोर्स या लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, लाइन ऑफ फोर्स, जो लाइन ऑफ फोर्स वहां ले रहे थे, लाइन ऑफ एक्शन बोल रहे थे अपन, लाइन्स ऑफ फोर्स बोल रहे, वह लाइन यदि पास करता था एक्सिस से तो टॉर्क जीरो होता था। याद करो टॉर्क के बारे में हमने डिस्कस किया था। सिमिलरली लाइन ऑफ वेलोसिटी यदि एक्सिस से पास करेगा तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा हमेशा। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करें और वो है फोर्थ पोजीशन, ठीक है ना, ध्यान रखना फोर्थ पोजीशन की बात करें, ठीक है भाई। तो फोर्थ पोजीशन में क्या है कि हमने फोर्थ इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास 3x + 4y = 10। अब यहां देखो हमने इससे क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन दिया है 3x + 4y = 10। अब पार्टिकल इस इक्वेशन पर मूव कर रहा है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और पार्टिकल इसी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है। तो पहले तो इसका इक्वेशन जो दिया हुआ है इसका हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, किधर आएगा। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 4y = ना -3x और +10, ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो अब हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं y = -3/4x + 10/4, है ना, या सिमिलर आया -mx + c का, देख रहे हो ना इसके सिमिलर। तो y = -mx + c का ग्राफ हमने बताया है ग्राफ में, और वो कुछ इस तरह का आएगा, ध्यान होगा x एक्सिस है भाई और ये है y एक्सिस, c डिस्टेंस ऊपर जाएगा y में, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ये ग्राफ आएगा, है ना। ये है y = 3x + 4y = 10 का ये ग्राफ आएगा, है ना। तो हमको क्या करना है, अभी पार्टिकल जो है ना, ये है हम लिख लें यहाँ, तो 3x यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपन 3x + 4y = 10, यही लाइन है और इसी लाइन पर पार्टिकल मूव कर रहा है u वेलोसिटी से, ठीक है। तो u वेलोसिटी तो हमें पता है, मास भी पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से चाहिए होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा ओरिजिन से, है ना। देखो यहां से ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि हम निकाल लें r परपेंडिकुलर, कैसे निकालते हैं, देखो यदि हमारे पास एक रिलेशन ध्यान रखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए, यदि हमारे पास कोई इक्वेशन दिया है इस तरह का, हम यहाँ नोट में लिख लें तो ध्यान रहेगा, क्या लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं नोट में, है ना। यदि मान लो हमारे पास एक इक्वेशन दिया है ax + by + c, ऐसे करके कुछ इक्वेशन दिया है, यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस ऐसे करके इस तरह का इक्वेशन दिया है ना। इक्वेशन है हमारे पास = 0 ना, = 0, इस तरह ax + by + c = 0। तो हम यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, है ना, फ्रॉम पॉइंट x1 y1 और z1। इस लाइन का, ये जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा कहां से, इस पॉइंट से चाहिए होगा, x1 y1 z1 से। तो क्या करना होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस = होगा, इसका वैल्यू इसमें रख दो, x की जगह x1, तो a x1 + -b y1 + -c, है ना। x1 y1 z1 है, यहाँ x y अगर z रहता है ना, अगर हम इसको ऐसे लिखते तो z1 भी रखते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर ऐसे रहता हमारे पास a b c z ना, और x1 y1 ले लो, अभी तो z की बात हो नहीं रही यहाँ, तो हम लोग 2 ही पॉइंट रख लेते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे अपन +c लिखते हैं, ठीक है।
इजिकल टू 0, ठीक है ना। अभी 2D की बात करेंगे, x1 y1 है ना, x1 y1, ठीक। तो अब हमारे पास आ जाएगा ax1 प्लस माइनस by1 प्लस माइनस सी और डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये हमको ध्यान रखना। अगर अभी फिर से बता रहा हूं, अगर हमको एक क्वेश्चन दिया है, देख रहे हो, एक क्वेश्चन इसी फॉर्म में इक्वेशन, चाहे इस फॉर्म में इक्वेशन रह सकता है, और हमको डिस्टेंस निकालना हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पॉइंट से, x1 y1 से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगा ax1 प्लस बी y1 प्लस सी, यदि माइनस है तो माइनस कर लेंगे, और डिवाइड बाय रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से चाहिए होगा, 0 0 से, है ना, यहाँ से इस लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, इसको आपको ध्यान रखना होगा भाई, इसको ध्यान रखो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं इसका। तो अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें आर परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा समझ, अगर हम लिखें, यह हमारे पास इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था 3x प्लस 4y इजिकल टू 10। तो हम इसको लिख सकते हैं 3, है ना, x की जगह 0 प्लस 4 इंटू वाई की जगह 0 और माइनस 10, नहीं आएगा, और डिवाइडेड बाई, है ना, और इसको मॉड में लेना है, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस को हमेशा मॉड में ही रखना है, इसको ध्यान रखना, है ना, मॉड में डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर हमने क्या करना है, ये हमने रख लिया, और डिवाइड बाई ए का वैल्यू 3 का स्क्वायर और बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर का रूट। तो ये तो आ जाएगा 10 अपॉन, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 का रूट, यानी 10 अपॉन 5 टू 2 आ गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब हमको पता हो गया, और इसी के लिए हम लोग वर्क कर रहे थे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका आ गया 2, तो हम डायरेक्ट यही लिख सकते हैं, यदि एल हमको लिखना हो, है ना, एल हमको लिखना हो तो लिख सकते हैं एम आई इंटू यू, है ना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया 2। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं ना, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो भाई यहां से आप डंडा ऐसे रखा, और इधर से वेलोसिटी जो आएगा, इधर से पार्टिकल आएगा, तो इसको किधर मूव कराएगा, ऐसे देखो, ऐसे आएगा, ऐसे मूव कराएगा, तो ऐसे मूव कर रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में रोटेट करेगा ना, आप उंगली को उसी डायरेक्शन में घुमाओ, देखो ऐसे, देखो ऐसे आएगा, वेलोसिटी से इसको ऐसे रोटेट कराएगा, तो आप भी उंगली को ऐसे मूव कराओ, तो हमारा जो थंब है वो इनवर्ड आ रहा है, यानी माइनस के हो जाए, है ना, तो आ जाएगा 2mu माइनस के, ठीक है। तो यहाँ से एल का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें, ठीक है भाई। तो हम समझते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर यहाँ किसी को डाउट है तो आप क्या करो, आप इसको एक बार फिर से देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला हमने ये भी दिखा दिया। चलो, तो बाकी चीजें जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।